वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 की रसायन विज्ञान की क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसमें हमने पार्ट 1 से पार्ट 4 तक की स्टडी कर ली है। आज हम करेंगे पार्ट 5, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में। पार्ट 1 से लेकर के 4 तक में हमने एल्डिहाइड तथा कीटोन की डिटेल स्टडी कर ली है। अब हम करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह कौन सा होता है। इसका क्रियात्मक समूह होता है C+OH। इसके एक साइड होगा R और दूसरी साइड होगा OH। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक समूह। अब यहाँ देखो कि C+O ग्रुप मतलब कि एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर था जो वो, और अल्कोहल ग्रुप, इन दोनों के मेल से कार्बोक्सिलिक समूह की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद है इनका नामकरण। अब नामकरण वैसे तो जितने भी चैप्टर्स मैंने इसमें करवाए हैं उसके आधार पर नामकरण की पद्धतियाँ तुम्हें समझ में आ गई हैं। इसमें कुछ नाम हैं जैसे HCOOH। इसको हम आम भाषा में बोलते हैं प्रामिक अम्ल। ठीक है, प्रामिक का मतलब होता है, प्रामिक नहीं है ये, फार्मिक है। नोट्स में भी सही कर लेना, ये किसी बच्चे ने लिखा हुआ है, प्रामिक नहीं है, फार्मिक आएगा। फार्मिक अम्ल इसको कहा जाता है, क्योंकि मैंने एल्डिहाइड में कहा था कि एक कार्बन होता है तो फार्म शब्द का यूज किया जाता है। फार्मिक का मतलब क्या होता है? लाल चींटी। मतलब लाल चींटी के अंदर फार्मिक अम्ल पाया जाता है, तभी हमारा लाल चींटी काटती है तो निशान दिखाई देने लग जाता है। उसके बाद है CH3COOH, एसिटिक अम्ल। एसिड शब्द से आया है एसिटिक अम्ल। इसी तरह से अगर 3 आते हैं प्रोपाइनिक अम्ल, 4 आते हैं तो 3 कार्बन होते हैं प्रोपाइनिक अम्ल, 4 कार्बन होते हैं तो ब्यूटायरिक अम्ल। तो यहाँ पर ये वाले जो हैं सारे के सारे मैंने एल्डिहाइड के अंदर डिटेल से करवाए हैं, और सेम वही इसका तरीका रहेगा। तो इसका नामकरण मेरे हिसाब से अभी करवाने की ज़रूरत तुम्हें नहीं है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आता है तो वो वहाँ पर हम डिस्कशन कर लेंगे। अब है कार्बोक्सिलिक समूह की संरचना। तो कार्बोक्सिलिक समूह के बारे में हमने पढ़ा है कि C+OH होती है। तो इसकी संरचना के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि कार्बन के एक तरफ क्या है? डबल बॉन्ड O है, और एक तरफ क्या है? O के साथ है हाइड्रोजन। तो ये जो ऑक्सीजन है, इन सभी के ऊपर क्या है? 2 लोन पेयर्स उपस्थित है। तो यहाँ पर किस कार्बन के ऊपर क्या है? डबल बॉन्ड है। ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड की कंडीशन में है, तो इसका मतलब ये वाला जो कार्बन है तो क्या है? sp2 प्रकार का है। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है सभी में 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स उसमें है। ठीक है, तो समतलीय त्रिकोणीय है इसकी संरचना है, समतलीय त्रिकोणीय इसकी संरचना है, जैसे हमने एल्डिहाइड और कीटोन में किया था। अब ये कार्बोक्सिलिक समूह के अंदर कार्बोनिल समूह पाया जाता है, और कार्बोनिल समूह की हमने पढ़ी थी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, लेकिन फिर भी ये नहीं दिखाते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। कारण इसका ये है कि यहाँ पर जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का होना जरूरी है, लेकिन इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो इतना नहीं होता है, उसमें कमी होती है। तो उसका कारण क्या है? इसमें उपस्थित अनुनाद। और इसमें जो अनुनाद है वो स्पेशली पूछा जाता है पेपर में, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, C+OH, इसके ऊपर 2 लॉन पेयर्स और इसके ऊपर 2 लॉन पेयर्स। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ट्रांसफ़र होंगे
और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ट्रांसफर हो। तो ये वाला ऑक्सीजन जो है वो डिमांड कर रहा है ऑक्सीजन की, इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि डबल बॉन्ड भी है और लॉन पेयर्स में, तो इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड कर रहा है, जिसकी वजह से इसमें संरचना में डिफरेंस आ जाएगा, C O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ जाएगा H। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इसके पास एक ही लॉन पेयर रह गया और इसके पास 6 लॉन पेयर्स आ गए। तब यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो इसमें क्या हो गया, अनुनाद हो गया। तो अनुनाद के कारण क्या है कि यहाँ पर धनावेश उत्पन्न नहीं होता, ऑक्सीजन के ऊपर धनावेश होता है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन के ऊपर अटैक नहीं कर पाता। ठीक है, अब इसके बाद है कार्बोक्सिल समूह के भौतिक गुणधर्म। तो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा कि कार्बोक्सिलिक समूह जो है वो द्विलक के रूप में पाया जाता है, मतलब RC डबल बॉन्ड OH, और दूसरा COOH जो है वो इस तरह से रहेगा OH, और यहाँ पर है डबल बॉन्ड O। तो इन दोनों के बीच में क्या है, एक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, एक द्विलक की फॉर्म में, हम क्या कहते हैं, द्विलक, 2 अणु आपस में जुड़े रहते हैं तो इसको द्विलक कहते हैं। अब हमने यहाँ पर देखा है कि इसके अंदर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, तो इसका जो क्वथनांक है, एल्डिहाइड, कीटोन बोले या अल्कोहल बोले, उन सभी से ज़्यादा होता है ओइक एसिड का, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का। उसके बाद है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये जल में विलय होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली बना लेते हैं। अब उसके बाद है कि जैसे जैसे इनका भार बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें जल की विलयता घटेगी। कारण ये है कि इसमें जल विरोधी भाग जो है वो बढ़ता रहेगा। अब इसके बाद है ये जो हमने पार्ट किया है इसका, इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर। सक्सेनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र व IUPAC नाम दीजिए। तो ये जो है तुम्हें आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि एल्डिहाइड में मैंने ये सारे के सारे करवा रखे, उसी के अकॉर्डिंग इसमें नाम हो जाएंगे। मेलोनिकम, एब्सेलिकम, तो ये देखना तुम लोग मिल जाएंगे तुम्हें। उसके बाद है मेलोनिक एसिड के अंदर क्या होता है, COOH, CH2, फिर COOH। और सक्सेनिक एसिड के अंदर क्या होता है, COOH, CH2, CH2, COOH। ठीक है, और ऑक्सैलिक एसिड के अंदर क्या होता है, COOH, COOH। ठीक है, तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स तुम चाहे नोट्स में भी ऐड कर लेना। उसके बाद इसका IUPAC नाम दीजिए। कार्बोक्सिलिक समूह की अनुनादी संरचनाएं, 2 प्रोपेनोइक अम्ल की अनुनादी संरचना, एक ही बात है। ठीक है, A प्रोटिक विलायक में एथेनोइक की द्वितीय की संरचना अभी अभी हमने बनाई थी। कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचनाएं, द्वितीय संरचना। उसके बाद एसीटेट आयन की अनुनादी संरचना, एक ही बात है ये सारी। उसके बाद IUPAC नाम दो। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारे बुक का क्वेश्चन है, NCERT बुक का क्वेश्चन। उसके बाद है एथेनोइक अम्लों के क्वथनांक उच्चतम होते हैं, क्यों, समझाइए। अभी अभी जस्ट करवा कर रही हूँ कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। उसके क्वथनांक लगभग समान अनुभार वाले एल्डिहाइड कीटोनों से उच्च होते हैं। ठीक है, ये भी अभी करवाया है। इनके क्वथनांक अल्कोहलों से भी उच्च होते हैं। कारण दीजिए, उसके क्वथनांक का क्रम बताना है। क्रम अभी हम COOH का सबसे ज़्यादा होता है, और अल्कोहल का और ईथर का, एल्डिहाइड का और अल्कोहल का, इनका क्रम जो है हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स के अंदर। तो उसके आधार पर तुम लोग अपने आंसर्स देंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्लों को बनाने की विधियाँ। तो इसको बनाने की विधियों में हम पहली विधि करेंगे ऑक्सीकरण से, दूसरी विधि है एल्किल बेंजीन से,
फिर है कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्नों के जल अपघटन से। जिसके कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो व्युत्पन्न होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। चौथा है साइनाइड या नाइट्राइल के पूर्ण जल अपघटन से। और फिर उसके बाद है विन्यात अभिकर्मक से। अब हम एक एक करके सभी की डिटेल करेंगे। पहला है ऑक्सीकरण से। तो ये वाला जो है हम कर चुके हैं पहले। CH3 CH2OH प्रबल ऑक्सीकारक KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं तो पहले एल्डिहाइड बनता है और फिर उसके बाद KMnO4 से करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये वाली रिएक्शन जो है हम पहले कर चुके हैं। कैसे आएगा एल्डिहाइड, कैसे बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह ऑक्सीजन आ जाएगा। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, CH2 C OH H, ये वाला हाइड्रोजन दोनों बाहर निकल जाएंगे और C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। उसके बाद क्लोरिक एसिड बनाने के लिए CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। उसके बाद है एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड को अगर क्लोरिक एसिड में चेंज करना है तो उसके लिए हमें KMnO4 का यूज भी कर सकते हैं, CrO3 या PCC का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड O H CrO3 CH3 C डबल बॉन्ड O OH। उसके बाद है अगली अभिक्रिया है एल्किल बेंजीन से। तो एल्किल बेंजीन वाली रिएक्शंस में हमने यहाँ पर किया हुआ है कि CH3 बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 मतलब टोल्यूइन की अभिक्रिया अगर हम KMnO4 की उपस्थिति में करवाते हैं क्या बनता है? C डबल O H। तो एल्डिहाइड वाली रिएक्शन में हमने 3 रिएक्शंस ऐसी की थी। कोई डार्ट रिएक्शन थी, एक हमने की थी पार्शियल रिएक्शन का क्लोरीनीकरण के बाद जल अपघटन करना है, तो उसमें भी हमारा बेंजल्डिहाइड बना था। और एक था गाटरमान काक अभिक्रिया, उसमें भी हमने ये बनाया था। उसकी जस्ट विपरीत अभिक्रिया ये है। अब अगर यहाँ पर लंबी चेन होती है मतलब CH2 CH2 CH3, तो भी अगर हम KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो भी यहाँ पर क्या बनेगा? C डबल O H ही बनेगा। अगली रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न के साथ अभिक्रिया अम्ल हैलाइड से। अम्ल हैलाइड का सूत्र होता है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। इसकी रिएक्शन अगर हम जल से करवाते हैं तनु अम्ल की उपस्थिति में क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। उसके बाद है अम्ल एस्टर से मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसकी अभिक्रिया अगर हम सेम कंडीशंस में करते हैं तो भी हमें क्या मिलेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, प्लस में अल्कोहल बन जाएगा। तीसरी है एनहाइड्राइड से, तो उसमें भी सेम यही कंडीशन CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें भी सेम कंडीशन और सेम प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद है एसिड एमाइड मतलब अम्ल एमाइड CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, और इसमें भी सेम कंडीशंस और यहाँ पर भी सेम यही वाला प्रोडक्ट बनेगा। अगला है साइनाइड के पूर्ण जल अपघटन से मतलब CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, सेम वही जो ऊपर वाली कंडीशन थी H2O तनु
अम्ल की उपस्थिति में CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। अब हम इसका फिर से जल अपघटन करवा दें तो वही सेम प्रोडक्ट बन गया ना, अम्ल एमाइड वाला, तो इससे ऑब्वियसली वही बनेगा। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। उसके बाद है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, तो इसमें हमने क्या लेना है, CO2 के साथ रिएक्शन करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पर RMgX, तो यहाँ पर क्या होगा, एक यहाँ पर एक बॉन्ड फ्री होगा, एक में R और एक में Mgx, और फिर उसके बाद क्या होगा, जल से अभिक्रिया, क्योंकि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में हम ऐसे ही करते हैं, जल से अभिक्रिया क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा इसका और क्या बन जाएगा, OH जाकर के जुड़ जाएगा, मतलब RC डबल बॉन्ड OH। तो ये बन गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद है कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने की विधियों से संबंधित प्रश्न। निम्न को प्राप्त करने की रासायनिक अभिक्रिया लिखो। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बेंजोइक अम्ल, एथिल बेंजोएट से बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड। ठीक है, तो ये रिएक्शंस अभी जस्ट करवा के हटी हूँ मैं। एथेन नाइट्राइल को एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित करने की समीकरण लिखो। ठीक है, उस पर एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और CO2 के रिएक्शन। उसके बाद है CH3CN के अंदर जब हम H2O डालते हैं तो एमाइड बनता है, और फिर उसके बाद ओइक एसिड बनता है। तो ये वो वाली रिएक्शन पूछी जा रही है। ये एस्टर है, एस्टर से क्या बनेगा, एक तो अल्कोहल बनेगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, उसके बाद है एसिटेमाइड से एसिटिक अम्ल विचलन की समीकरण। ठीक है, एसिटेमाइड मतलब RCONH2, ये रिएक्शन हो चुकी है। टॉल्यूइन को बेंजोइक अम्ल में रूपांतरण, मतलब कि KMnO4 वाली रिएक्शन है ये। ठीक है, निम्न अभिक्रियाओं को बेंजोइक अम्ल में रूपांतरित कीजिए। तो ये जस्ट अभी हम करके हटे हैं ये रिएक्शन सारी। उसके बाद राइमर टिमान अभिक्रिया समीकरण सहित लिखो। तो ये रिएक्शन जो है हम पिछले चैप्टर में भी कर चुके हैं और शायद अभी आगे आने वाली रिएक्शन में आएगा। ठीक है, उसके बाद उस अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखो जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड से मेथिल अल्कोहल तथा पोटेशियम फॉर्मेट, ये वाला जो क्वेश्चन है ये पिछले पार्ट के आ गए हैं शायद दोनों। ये जो है कैनिज़ारो अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाएं। अगला टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसमें पहला पॉइंट है अम्लीय प्रकृति, PCl3 के साथ अभिक्रिया, PCl5 के साथ अभिक्रिया, थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। इन सभी की अभिक्रियाएं हम लोग अल्कोहल के साथ कर चुके हैं। एस्टरीकरण भी हम कर चुके हैं, एनहाइड्राइड का निर्माण भी हम कर चुके हैं। अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अपचयन, विकार्बोक्सिलीकरण, विद्युत कॉल्बे विद्युत अपघटन हम कर चुके हैं। हेल्फोलार्ड जोलांस्की अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इनमें से ज़्यादातर अभिक्रियाएं जो है हम कर चुके हैं। पहला है इसमें अम्लीय प्रकृति, जो कि हम कर चुके हैं फिनोल के अंदर। सेम वही रिएक्शंस इसके अंदर आएंगी। पहला है इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O OH। इसकी अभिक्रिया अगर हम सोडियम से करवाएं क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O ONA। अगर हम यहाँ पर सोडियम से ना करवाकर NaOH से करवाते हैं तो भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, और NaHCO3 से करवाते हैं तो भी सेम प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पर कि NaOH से अभिक्रिया जो है फिनोल से हमने जब करवाई थी तब हमने इसका डिस्कशन किया था कि फिनोल NaHCO3 से रिएक्शन नहीं करता है, और इससे ये सिद्ध होता है कि फिनोल एक दुर्बल अम्लीय प्रकृति का है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है ये कि NaHCO3 के
हेल्प से हम कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनोल में विभेद कर सकते हैं। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है हमारा PCl3 के साथ अभिक्रिया। तो ये वाला जो है हमने अल्कोहल वाले चैप्टर में किया था, तो सेम वही प्रोसीजर इसके अंदर है। CH3 C डबल बॉन्ड O OH, CH3 C डबल बॉन्ड O OH और फिर से CH3 C डबल बॉन्ड O OH PCl PCl Cl PCl3 और यहाँ पर H3PO3 बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के 3 मॉलिक्यूल्स और 3 H3PO3 इसमें बाहर निकलेगा। उसके बाद है PCl5 के साथ अभिक्रिया। इसके अंदर भी हमने जो अल्कोहल के साथ रिएक्शन की थी सेम उसी तरह से इसके अंदर रिएक्शन है, कोई भी फर्क नहीं है। PCl5 के साथ जब हम करवाते हैं, सो CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस में POCl3 प्लस में HCl बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद है थायोनिल क्लोराइड के साथ भी सेम वही अभिक्रिया है। CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस में SOCl2 गिव्स CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस में SO2 प्लस में HCl। तो ये दोनों गैसीय प्रोडक्ट हैं और इसमें ये वाले जो प्रोडक्ट बनता है हमारे पास शुद्ध बनता है, तो ये सर्वोत्तम विधि है। उसके बाद एस्टरीकरण भी हम कर चुके हैं। एस्टरीकरण के अंदर हमने क्या किया था, CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस C2H5 OH सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हमने ये रिएक्शन की थी और एस्टर बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस H2O। अगली रिएक्शन है एनहाइड्राइड का निर्माण। तो इसके अंदर क्या करना है, CH3 C डबल बॉन्ड O OH एक एसिड ले लिया और साथ ही हम दूसरा एसिड उल्टे दिशा में बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक जल का अणु बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये बन गया एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, तो हम यहाँ पर सांद्र H2SO4 ले सकते हैं या फिर P2O5 इसमें हम ले सकते हैं। उसके बाद है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। CH3 C डबल बॉन्ड O OH कि अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, और यहाँ पर जल का अणु बाहर निकल जाएगा। इसके बाद अगली रिएक्शन है अपचयन। इसमें जो है 4-5 रिएक्शंस दी हुई है। थैलेमाइड भी इसमें बनाया हुआ है। इसमें 2 स्टेप्स में रिएक्शन होगी। जैसे ये जो है CH3 C डबल बॉन्ड O NH4 बनाएगा और फिर उसके बाद ये बनाएगा। ठीक है, जो रिएक्शन है वो इस डायरेक्शन में चल रही है। इस डायरेक्शन में तो मैंने सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बताया। ठीक है, इस डायरेक्शन में मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया। अब इसमें कुछ और भी उदाहरण इसमें दिए हुए हैं, जैसे बेंजोइक एसिड डबल OH NH3। तो हम इसको डायरेक्ट ही लिखेंगे CONH2। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर बात करें C डबल OH में 2NH3 अणु लगेंगे और क्या बनाएंगे, CONH। इसमें जो दो स्टेप्स हैं उसको मैंने अवॉइड करते हुए डायरेक्ट इसमें बनाया है। इजी भी है ये, अगर दोनों स्टेप्स याद नहीं होते हैं तो डायरेक्ट हम लोग इसमें बना सकते हैं। उसके बाद अपचयन वाला भी पॉइंट हमारा हो चुका है। CH3 C डबल बॉन्ड O
OH प्लस 4H LiAlH4 की उपस्थिति में जब हम रिएक्शन करते हैं तो ये C डबल बॉन्ड O को अटैक करता है। CH3 CHHOH प्लस में H2O। ठीक है, अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि NaBH4 जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल को अपचयित नहीं करता है, वो सिर्फ LiAlH4 ही कार्बोक्सिलिक अम्ल को अपचयित करता है। तो NaBH4 जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्डिहाइड कीटोन में विभेद करने के काम आता है। उसके बाद है विकार्बोक्सिलीकरण या फिर CO2 का निकलना। अब इसमें हम क्या लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O ONA, सोडियम साल्ट लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का, और सोडा लाइम लेते हैं, सोडा लाइम लेते हैं। सोडा लाइम का मतलब है NaOH प्लस CaO। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होगा, यहाँ पर कट लगेगा और क्या बनेगा CH3, और यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन लग जाएगा, प्लस में Na2CO3 मतलब CH4 हमारा यहाँ पर बन जाएगा। अगला है कॉल्वे विद्युत अपघटन। हमने कॉल्वे रिएक्शन की थी, अभी कॉल्वे विद्युत अपघटन है, तो इसमें भी हम क्या लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O ONA, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा इसमें हम प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कट लगेगा, यहाँ पर क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस में Na पॉजिटिव। अब यहाँ पर CH3 C डबल O नेगेटिव जो है वो क्या बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O बनाएगा, प्लस में इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब यहाँ पर ये जो है ये क्या बनाएगा, CH3 अलग हो जाएगा और CO2 अलग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो CH3 है इसके ऊपर लॉन पेयर है, वो है मुक्त मूलक है, तो CH3 के दो अणु मिलकर के क्या बनाएंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनेगा। और यहाँ पर सोडियम क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन सोडियम के द्वारा ले लिया जाएगा और Na बना दिया जाएगा। तो ये वाली जो रिएक्शन है यहाँ पर ये एनोड पर हो रही है और ये कैथोड पर हो रही है। तो यहाँ पर है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एनोड पर क्या बन रहा है, CH3 CH3 मतलब एल्केन बन रही है, और कैथोड पर क्या बन रहा है, सोडियम बन रही है। उसके बाद है हेल-फोलार्ड जॉलंस्की अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में हमेशा यह अभिक्रिया जो है अल्फा पोजीशन पर होगी, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसमें हम पहले Cl2 का अटैक करवाएंगे, तो क्या होगा, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में क्या होगा, CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो ये अल्फा कार्बन है, इसके ऊपर क्या होगा, एक Cl आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या होगा, COOH, इसमें हम लेंगे सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4, क्या हो जाएगा, मेटा पोजीशन पर। हमने CHO वाले पे भी देखा था, मतलब एल्डिहाइड वाले में भी देखा था, मेटा पोजीशन पर जुड़ा था, और इसमें भी मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा। और इसी तरह से और दूसरी रिएक्शन है Br2Fe की उपस्थिति में। इसमें क्या होगा, मेटा पोजीशन पर Br जुड़ जाएगा। इसके बाद है इससे संबंधित कुछ प्रश्न। अब ये P2O5 वाली रिएक्शन है। P2O5 वाली रिएक्शन से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या है, कंसनट्रेट H2SO4 भी यूज कर सकते थे, मतलब कि जल का निष्कासन है, और जल का निष्कासन मतलब एनहाइड्राइड वाली रिएक्शन, एनहाइड्राइड निर्माण वाली। ठीक है,
उसके बाद LiAlH4 मतलब अपचयन वाली, Cl2 और रेड फास्फोरस मतलब हेल्फोलार्ड जलन से। अब NaOH और CO आ गया मतलब कि CO2 का निष्कासन, सोडा लाइम वाली रिएक्शन। अब SnCl2 और HCl मतलब कि स्टीफन अभिक्रिया, CN आ गया। और उसके बाद स्टीफन अभिक्रिया से हमारे पास क्या बनेगा, बनेगा एल्डिहाइड बनेगा। और एल्डिहाइड की डाइल्यूट NaOH के साथ करवाते हैं तो ये बन गया एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन वाली अभिक्रिया आ गई और इसकी अभिक्रिया हम HCN से करवाते हैं तो वो आ गई नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया। उसके बाद Cl2 और ये आ गई हेल्फोलार्ड JN, ठीक है। उसके बाद है COOH से एथेन प्राप्त करने के समीकरण और अभिक्रिया का नाम लिखो। तो ये अभिक्रिया है CO2 का निष्कासन, ठीक है। और CO2 वाला निष्कासन में दो अभिक्रियाएं हैं, एक तो है CO2 का निष्कासन। CO2 के निष्कासन में क्या हो रहा है, एक कार्बन घट रहा है। दूसरी अभिक्रिया है हमारी इसमें कॉल्बे वाले के अंदर जितने कार्बन है उतने ही रहते हैं, तो इसमें उतने ही कार्बन का पूछा है तो ये इसका आंसर आ जाएगा कॉल्बे वैद्युत अपघटन, ठीक है। उसके बाद है CH3COOH मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल मतलब कि हेल्फोलार्ड जलांस्की की बात कर रही है। उसके बाद है इन दोनों में विभेद करने फिनोल और बेंजोइक एसिड, तो NaHCO3 वाली रिएक्शन इसमें देंगे। उसके बाद बेंजोइक एसिड है एथिल बेंजोइक। उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल के उन्नादी संरचनाएं तुम लोग इसमें लिख लोगे। उसके बाद है कार्बोक्सिलेट आयन किस प्रकार उन्नाद वाला, इसकी उन्नादी संरचनाएं बतानी है। बेंजोइक अम्ल को बेंजेमाइड में परिवर्तित करना है, तो ये रिएक्शन आई थी NH3 वाली। उसके बाद कॉल्बे विद्युत अपघटन, हेल्फोलार्ड जलांस्की, और इन तीनों में विभेद करना है एल्डिहाइड कीटोनों का कार्बोक्सिलिक अम्ल कर लोगे। उसके बेंजोइक अम्ल के फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो ये जो है नोट्स में मैंने दिया हुआ है लेकिन मैं बताना भूल गई कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो है वो बेंजोइक अम्ल जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। क्यों? क्योंकि जो इसमें प्रेरक होता है AlCl3 हम जो यूज करते हैं वो एक लुईस अम्ल है और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उसके साथ वो जुड़ जाता है और वो अभिक्रिया को उत्प्रेरित ही नहीं करता है। उसके बाद है आप एक पद में एसिटिक अम्ल को एथेनॉल में कैसे परिवर्तित करेंगे। एसिटिक अम्ल को एथेनॉल में परिवर्तित करना, तो एथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसके लिए है अपचयन वाली अभिक्रिया LiAlH4 वाली अभिक्रिया है। एक ही पद में सोडियम एसीटेट को मेथेन में परिवर्तित कैसे करेंगे, कॉल्बे वैद्युत अपघटन वाली, ठीक है, कॉल्बे वैद्युत अपघटन वाली। सोडियम बाइकार्बोनेट द्वारा ये वापस आ गया, रिपीट हुआ क्वेश्चन। उसके बाद एथेनोइक अम्ल की क्रिया अमोनिया से करवाते हैं तो यौगिक A प्राप्त होते हैं, तो ये अमोनिया वाली रिएक्शन है, इसको सभी बच्चे करके देखना। कैल्शियम फार्मेट का शुष्क आसवन किया जाता है तो उसकी संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये शायद सिलेबस में से कट हो गई है अभी तुम्हारे। उसके बाद है एसिटिक अम्ल से एसिटिक एनहाइड्राइड बनाना है, तो मतलब वो एनहाइड्राइड का निर्माण वाली ये अभिक्रिया है। तो विपक्ष एस्टरीकरण क्या होता है, विपक्ष एस्टरीकरण का मतलब है एस्टरीकरण बनना और फिर वापस से एस्टरीकरण का मतलब कि एस्टर से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का बनना। उसके बाद नेफ अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो। ये नेफ अभिक्रिया जो है अगर बुक में है तो चेक करना पड़ेगा वरना सिलेबस में से कट है। उस पर उस अभिक्रिया का नाम लिखो जिसमें एथेनोइक अम्ल से मेथेन गैस प्राप्त की जाती है, तो ये वो आ गई CO2 का निकलने वाली अभिक्रिया। उसके बाद श्मिट अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो। अब ये वाली अभिक्रिया भी चेक करनी पड़ेगी कि सिलेबस में है या नहीं। एथेनोइक अम्ल के क्षार धातु लवण के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करवाने पर, तो ये आगे कॉल्बे विद्युत अपघटन वाली रिएक्शन, ठीक है। एनोड पर और कैथोड पर कौन कौन सी गैसें बनती है ये करवाया होगा। उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल से एस्टर बनाने की एस्टरीकरण वाली अभिक्रिया इसमें पूछी जा रही है। एक एरोमेटिक यौगिक A
ठीक है, वो DNP वाली रिएक्शन आ गई इसमें। उसके बाद है कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया क्यों नहीं देते हैं, तो ये भी मैंने इसमें डिटेल करवाई थी। उसके बाद है अधिक से अधिक 2 पदों में आप निम्न अभिक्रियाओं को, निम्न परिवर्तनों को कैसे संपन्न करेंगे। बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड बनाना है, बेंजोइक अम्ल से 2 पदों में बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो इनमें क्वेश्चंस में अपना दिमाग जरूर लगाना, क्योंकि तुम लोग इसमें दिमाग लगाओगे तो तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर जो है क्लियर होगा। एल्डिहाइड, फिनोल एंड कीटोन, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक, तीनों के तीनों टॉपिक्स जो हैं वो डिटेल में तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये सारा चैप्टर करने के बाद ही आएगा तुम्हारे पास ये क्वेश्चन, तो इसको जरूर करना आपने। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मुझसे जरूर पूछना। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। हमने यहाँ पर NaHCO3 वाली रिएक्शंस में भी देखा था कि फिनोल जो है इसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल इसके साथ अभिक्रिया करता है, मतलब इसकी अम्लीय प्रकृति अच्छी है। ठीक है, अब इसका कारण क्या होता है, इसका कारण ये होता है कि जो RC+OH जो अल्कोहल है ये हाइड्रोजन बहुत आसानी से त्याग देते हैं, हाइड्रोजन बहुत आसानी से त्याग देता है। और ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है ये अनुनाद प्रदर्शित करता है, और अनुनाद जिसके अंदर भी प्रदर्शित होता है वो स्थायी होता है। अब ये स्थायी हो गया तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन से जुड़ने की अपेक्षा नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये अम्लीय प्रकृति इसकी अच्छी होती है। उसके बाद है कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। अब यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, फिर CH3 है और फिर उसके बाद C2H5 है। जैसे जैसे इसका साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी अम्लता घट। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि कार्बन, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड करता है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड करता है। अब कार्बन इलेक्ट्रॉन्स किससे मांगे, यहाँ पर तो हाइड्रोजन उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला है ही नहीं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, लेकिन सिर्फ एक हाइड्रोजन ही तो है, हाइड्रोजन से सारे इलेक्ट्रॉन्स वो छीन लेगा और ये वाला हाइड्रोजन जो है वो बहुत आसानी से बाहर ये इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड करता है कार्बन से। अब कार्बन के पास 2 हैं, या तो वो हाइड्रोजन से मांगे या वो इस वाले ऑक्सीजन से मांगे, तो वो ऑक्सीजन से डिमांड ज़्यादा करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड ज़्यादा करेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स इस वाले ऑक्सीजन से इस कार्बन के थ्रू इस ऑक्सीजन के पास पहुंचेंगे, तो जैसे ही ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसको देगा तो ये वाला हाइड्रोजन जो है वो आसानी से बाहर निकल जाएगा। अब इसके अंदर क्या है कि CH3 ग्रुप आ गया। अब यहाँ पर ये कार्बन जो है इस ऑक्सीजन ने डिमांड की इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये कार्बन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा। अब कार्बन के पास यहाँ पर फिर से 2 ऑप्शन, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के पास कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स ये उसको दे सकता है, तो उसको यहाँ से मांगने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अलग कम करेगा, कम चांसेस है। अब यहाँ पर क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स की प्रायोरिटी बन गई, तो अब ये यहाँ से लेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलने की प्रायोरिटी और ज़्यादा घट गई। अब इसी तरह से ये है कि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मांग रहा है, ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को मांग रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ये या तो इससे लेगा या इससे लेगा। अब मान लो कि इसने इससे ले लिए, अब इससे ले लिए, लेकिन इसके पास में एक F ग्रुप और उपस्थित है, वो भी खुद इससे मांग रहा है। अब कार्बन पहले इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन, तो इसको तो देने की इसके पास इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे नहीं, तो अब इसको इससे मांगने पड़ेंगे, तो यहाँ पर अब इजीली वो निकल जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर वो है ही नहीं, तो इसकी एसिडिटी सबसे कम है,
FCl Br I। इसमें F की सबसे ज़्यादा होगी, फिर Cl की कम होगी, फिर Br की, फिर उसके बाद I की। ठीक है, उसके बाद इसके अन्य उदाहरण ये इसमें तुम लोग देख सकते हो। ये वाले जो है मैंने पहले भी करवाए हुए हैं कि मांगने वाले ग्रुप हैं या देने वाले ग्रुप हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन अपनयक है मतलब लेने वाले हैं, उन वो क्या करते हैं, अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स देने वाले हैं वो अम्लीय सामर्थ्य को घटाएंगे। उसके बाद फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्लों में अम्लीय सामर्थ्य, तो इसमें हमने उदाहरण किया था NaHCO3 वाला, NaHCO3 वाला इसमें रिएक्शन की थी। लेकिन हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे कि यहाँ पर है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसने हाइड्रोजन त्यागा और ये कार्बोक्सिलेट आयन बनाया, और फिनोल ने भी हाइड्रोजन त्यागा और फिनॉक्साइड आयन बनाया। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें भी अनुनाद है और इसमें भी अनुनाद पाया जाता है, दोनों में अनुनाद पाया जाता है, लेकिन ये जो है स्थाई ज़्यादा हो जाता है अनुनाद से, इसलिए यह अम्लीय भी जाता है। पहला कारण तो इसमें ये है। ठीक है, इसमें ये अनुनाद इसमें समझा रखा है। अब दूसरा कारण क्या है कि जब इसमें अनुनाद हो रहा है तो एक बार नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पर आ रहा है और दूसरी बार नेगेटिव चार्ज दूसरे ऑक्सीजन पर आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज जो है वो बेंजीन रिंग के कार्बन के ऊपर आ रहा है, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इतना ज़्यादा स्थायी नहीं होता है, इसलिए यह कम अम्लीय है और यह ज़्यादा अम्लीय है। ठीक है, उसके बाद है इससे संबंधित प्रश्न उत्तर। तो यहाँ पर इसमें कौन ज़्यादा प्रबल अम्लीय है, तो इसमें हमें छांटना है। तो एग्जाम्पल्स जो मैंने तुम्हें करवाए हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी भी कम अम्लीयता का क्रम इसमें तुमने बताना है। एक बार करके जरूर देखना, ना समझ में आए तो फिर मुझसे पूछना। फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचना कार्बोक्सिलेट आयन की तुलना में अधिक है, परंतु फिर भी कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो प्रबल अम्ल है फिनोल की तुलना में। कारण स्पष्ट करना है इसमें। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों में अम्लीयता का घटता क्रम क्या है। ठीक है, उसके बाद फ्लोरो एसिटिक एसिड और इसमें घटते और बढ़ते क्रम बताने। ठीक है, ये तुम लोग बता दोगे, उसके बाद इसमें चैप्टर फिनिश। अब यहाँ पर देखो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है मैंने काफ़ी फास्ट करवाया है। ठीक है, कारण ये है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल तुम लोग कब करोगे, जब तुम लोग एल्डिहाइड कीटोन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एनीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, ये चैप्टर्स कर लोगे। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबर आना चाहिए। क्रम यही रहना चाहिए, पहले हेलो एल्कीन पढ़ो, हेलो एरीन पढ़ो, फिर अल्कोहल पढ़ो, फिर फिनोल पढ़ो, फिर ईथर पढ़ो, फिर एल्डिहाइड पढ़ो, फिर कीटोन पढ़ो, और फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या है, इन सभी का टोटल निचोड़ आ जाएगा, तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अगर आज मैंने फास्ट करवाया तो तुम्हें समझ नहीं आया, इसका मतलब यही है कि तुम्हें ये वाले टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर नहीं है। तो पहले ये वाले टॉपिक्स क्लियर करो, उनको मैंने बहुत तसल्ली से समझा रखे हैं पहले वाले चैप्टर्स में। उसके बाद तुम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को उठाओ, तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।